शुरू करते हैं। हाँ, तो बात ये कर रहे हैं कि कहां पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं लागू होगा। तो नहीं लागू होगा उसके लिए क्या बातें हैं? बातें ये है कि कहीं भी अगर इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर शेड्यूल्ड एरियाज है या फिर ट्राइबल एरियाज है तो यहां पर यह लागू नहीं होगा। ये कहां मेंशन्ड है शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब रिफर कहां किया गया है? उनको 244 आर्टिकल में रिफर किया गया है। और ये किस शेड्यूल से रिलेटेड है? 5th और 6th से रिलेटेड है। तो किसी भी, जैसे हम एग्जांपल दिया आप लोगों को कि झारखंड में शेड्यूल्ड एरियाज हैं, तो शेड्यूल्ड एरियाज है तो शेड्यूल्ड एरियाज में ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट नहीं लागू होगा। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में ये नहीं लागू होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब बात यह है कि आखिरकार वो क्यों नहीं लागू होगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं लागू होगा। क्योंकि जब ये अमेंडमेंट आ रहा था तो सरकार को ऐसा लगता था कि इन एरियाज में वाइब्रेंट सेल्फ गवर्नमेंट पहले से चल रहा है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पहले से ही ग्रास रूट लेवल का डेमोक्रेसी है। ये सरकार को ऐसा लगता था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सरकार को ऐसा लगता था। तो मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पे अपना काम कर लेती है। हाँ, तो बात क्या कर रहे थे, इन तीनों स्टेट में इसको नहीं लागू होना है और शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया में इसमें कहीं भी नहीं लागू होना है। मणिपुर में जहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पर इसको नहीं लागू होना है। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में गोरखा हिल काउंसिल है, वहां पर इसको लागू नहीं होना है और उसका पावर को कम नहीं करना है। और अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिलना है। ये क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? नहीं था। ये 2000 में डाला गया 83rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कि अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में केवल और केवल ट्राइबल ही है। ठीक है, अब बात क्या है कि अगर ये जो स्टेट है, ये स्टेट अगर चाहे तो 2/3 मेजोरिटी से, यानी टोटल का मोर देन हाफ और प्रेजेंट इन वोटिंग का एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास करें कि हमारे स्टेट में लागू होगा तो लागू होगा। ये स्टेट के अपने हाथ में दे दिया कि आप लोग अगर चाहें तो अपना ऊपर इसको ले लीजिए 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। लेकिन फिर एक बात हम उसको क्लैरिफाई किए, लेकिन फिर भी अगर बोल भी देते हैं तो अगर उनके अंदर में कोई शेड्यूल्ड एरियाज है और ट्राइबल एरियाज है तो वहां पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कौन, वो तीनों वो एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने आप पे ले सकते हैं अगर उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पास करते हैं रेजोल्यूशन। और मेजोरिटी के बारे में हम बता दिया। ठीक है ना। तो लेकिन जब ये करेंगे तो एक्सेप्ट इन एरियाज, उस एरिया में नहीं जो क्लॉज 1 में है, मतलब कि ये एरिया। हम बात को बार बार बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात यह है कि शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरिया में क्या पंचायती राज लागू हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यहां पे बोल रहा नहीं हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन दिया है। बोला है कि अगर पार्लियामेंट ऐसा एक लॉ पास कर दे, पार्लियामेंट अगर ऐसा लॉ पास कर दे कि शेड्यूल्ड एरियाज में लागू होगा तब होगा, ट्राइबल एरिया में लागू होगा तब होगा। तो ये जो है ये काम राज्यों में नहीं छोड़ा गया, ये छोड़ा गया पार्लियामेंट के हाथ में। मतलब जैसे जैसे झारखंड में, तो झारखंड में पंचायती राज तो है क्योंकि एक्सेप्शन में है नहीं, लेकिन जो जो शेड्यूल्ड एरिया, जैसे हम बताया खूंटी का जो एरिया है वो शेड्यूल्ड एरिया है। शेड्यूल्ड एरिया है तो वहां पर पंचायती राज के लिए झारखंड सरकार कानून नहीं बना सकती थी, वो छोड़ दिया गया था। तो उसके लिए कौन कानून बनाएगा? उसके लिए पार्लियामेंट बनाएगी। और पार्लियामेंट जब कानून बनाएगी, चूंकि बोला है शेड्यूल्ड एरिया में नहीं लागू होगा और पार्लियामेंट से लागू करवाया है, तो इसलिए बोला है कि बिना अमेंडमेंट के वो लागू करवा सकती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा।
आप लोग जो अमेंडमेंट जिनको पढ़ाए हैं, जो पढ़े, आपको पता है कि अमेंडमेंट का एक और भी तरीका होता है जिसको अमेंडमेंट माना ही नहीं जाता। मतलब एक तरह से शेड्यूल्ड एरियाज में चाहे तो पार्लियामेंट लागू करवा दे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि नहीं लागू होगा। तो कैसे लागू करवाएगी? बिना अमेंडमेंट का लागू करवा देगी। तो बिना अमेंडमेंट का लागू करवा देगी का मतलब क्या है? चलिए आप लोग बताइए। बिना अमेंडमेंट का लागू करवा देगी। शाश्वत बोलिए। सर सिंपल मेजोरिटी से पास करके लागू करवा देगी। सिंपल मेजोरिटी से पास करके एक लॉ बना देगी, और लॉ बना देगी, और वो जो होगा वो उसी से काम हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसा लॉ बना है? हाँ, ऐसा लॉ बना है, और उस लॉ का नाम है पेशा। ठीक, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन तब तक कुछ और भी पढ़ लेते हैं। उससे पहले कि हम लोग पेशा में जाएं, कुछ और पढ़ते हैं। तो अगर कोई लॉ, ये सब बहुत आसान आसान है, अगर कोई लॉ पंचायत से रिलेटेड था, आप लोग को पता था कि था, राजस्थान में बना था ना पंचायत, कैसे बना था? स्टेट का लॉ से बना था। तो लॉ तो पहले से रहा होगा। तो क्या वो लॉ अब यहां से दिखाते हैं, यहां पे राजस्थान जो है वो लॉ बना दिया। कौन सा ईयर था? 59 था ना? 59 में लॉ बना दिया। चलिए, लॉ चल रहा है, और आ गया 92 में क्या हुआ? पार्लियामेंट एक लॉ बना दी। तो राजस्थान का लॉ जो है, पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ और लिखा गया, कुछ भी लिखा गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, सोचिए, आप समझाते हैं, सोचिए कि राजस्थान का, बस सोचने के लिए बोल रहे हैं, या फिर बिना सोचने हुए भी कर सकते हैं। चलिए बंगाल का दिखाते हैं। बंगाल में आप लोग किसी को याद है कितना टायर था? अतुफा बोलिए। 4। 4 टायर था, सही है। अब सोचिए आप कि 59 बंगाल में या 60 में बंगाल में एक लॉ बना जो बोला 4 टायर होगा। तो यहां पर 92 में वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो ये सब आर्टिकल बोल रहा है कि 1 साल तक कमेंसमेंट के बाद, ठीक, यानी 93 में कमेंस हुआ है एक्ट, कमेंसमेंट के 1 साल बाद तक पुराना लॉ वैलिड रहेगा। पुराना लॉ कमेंसमेंट के 1 साल बाद तक वैलिड रहेगा। उस 1 साल के दौरान स्टेट लेजिस्लेचर को बोल दिया गया कि अपना खुद का एक लॉ जो दैट इज कंसिस्टेंट विथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना देना। 1 साल का टाइम दिया गया कि तुम्हारा इनकंसिस्टेंट लॉ भी वैलिड रहेगा, यानी 4 टायर चल सकता था 94 तक। 94 के पहले, 1 साल कंप्लीट होने के पहले, इनको, राज्य को बोला गया कि एक लॉ बना दीजिएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के से इनकंसिस्टेंट ना हो। दूसरी बात जो हम पहले क्वेश्चन में पूछ लिए थे कि अगर कोई पंचायत उनका चल रहा हो तो उनको टर्म कंप्लीट करने दीजिएगा विथ ओल्ड लॉ, और उसके बाद फिर नया बना दीजिएगा, नया वाला लॉ से बना दीजिएगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो लिखी हुई है। किसी को डाउट है इस पर्टिकुलर पॉइंट में? नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। अब बोला है कि ये हर जगह लिखे रहता है कि कोर्ट जो होगी, ये कोर्ट इलेक्टोरल मैटर में दखलंदाजी नहीं करेगी। मतलब कि राज्य सरकार जो होगी, नेचुरल असेंबली डिलिमिटेशन कराएगी। डिलिमिटेशन का मतलब कि कौन सा एरिया जो होगा वो एक ग्राम पंचायत में होगा, कितना एरिया मिला करके एक पंचायत समिति बनेगा, कितना एरिया बना करके एक जिला, जिला का तो क्लियर ही है। तो वो कौन सा एससी के लिए रिजर्व होगा, कौन एसटी के लिए रिजर्व होगा, ये सारी की सारी बातें जो है वो ये जब लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी तो कोर्ट में केस नहीं होगा कि ये लॉ गलत बन गया है या जो भी। तो ये जो होगा, ये क्वेश्चन कोर्ट में नहीं उठेगा। और पंचायत का जो डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट पंचायत इलेक्शन का, वो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन था, यहाँ पे डिस्प्यूट है। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे, हम थोड़ा सा वहां पे जो आप लोग बोले थे थोड़ा और क्लैरिफाई कर रहे हैं, या शायद कुछ कंफ्यूजन भी हुआ हो। तो जो डिस्प्यूट्स होंगे, वो डिस्प्यूट जिस तरह से लॉ बना देगी लेजिस्लेचर, उसी हिसाब से उसको क्लैरिफाई किए जाएंगे। हम डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के थोड़ा क्लियर कर रहे हैं बात। हम बात ये बोल रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन का जो मैटर होता है वो वैसे जहां तक लेजिस्लेचर का बात है,
तो लेजिस्लेचर का बात है तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो मैटर होता है गवर्नर के पास आता है। मतलब एमएलए और एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन, एज कंप्लीट नहीं है तो वो मैटर गवर्नर के पास आता है। ये एमपी ये एमएलए और एमएलसी का मसला रहेगा तो, और डिस्क्वालिफिकेशन का मसला अगर एमपी से रिलेटेड रहेगा तो राष्ट्रपति के पास आता है। एक्चुअली वही फैसला करता है विथ इन कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर राष्ट्रपति है तो, और अगर राज्यपाल हो तो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से के थ्रू ही फैसला करता है। लेकिन यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन में क्या किया है, बोला है कि राज्य सरकार जैसे डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला करने का लॉ बनाएगी वैसे ही उसका फैसला होगा। और इलेक्शन डिस्प्यूट जो होता है, जैसा हम चर्चा किए थे, इलेक्शन डिस्प्यूट जो होता है वो हाईकोर्ट में जाता है हमेशा। लेकिन यहाँ पर फिर बोल दिया कि अगर इलेक्शन डिस्प्यूट पंचायत से रिलेटेड हो तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर ही बोलेगी कि वो किस तरह से उसका निपटारा होगा। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, पैसा नहीं पढ़ेंगे आज। हम लोग इतना पढ़ लेते हैं क्योंकि ये रिवीजन है एक तरह का। बात ये है कि हम लोग जब पूरा का पूरा चैप्टर पढ़े, अच्छा से पढ़ने पर इसका हमको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता कि ये इतना सारा मैटर है। हमको आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अच्छा से अगर, तो आपको दिखेगा कि अरे यहाँ पर तो स्टेट लेजिस्लेचर को का हाथ बांध दिया है। स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकती, उसको मानना ही पड़ेगा। और कहीं कहीं पे लिवरेज दे दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दे दी कि तुम अपने हिसाब से कर लेना, मतलब कि अपना लोकल कंडीशंस के हिसाब से, लोकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई कर लेना लॉ को। तो हम लोग ग्रुपिंग देखते हैं कि क्या क्या कुछ और ही प्रोविजन आप निकाल देंगे अच्छा से पढ़ेंगे तो, बट इसमें कुछ प्रोविजन लोग पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रोविजन है जो कंपलसरी है, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं दिया, और कौन कौन से हैं जो वॉलंटरी है यानी स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है। तो देखते हैं हम लोग, बहुत आराम से हम लोग इसको पढ़े जाएंगे। ग्राम सभा के बारे में जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन जो है वो कंपलसरी है। चलिए आप लोग फटाफट हमको बताते जाइए कि कैसे कंपलसरी है। दिमाग लगाते जाइए मेरे साथ। नेहा बोलिए। सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि ग्राम सभा होगी, तो उस वजह से कंपलसरी है। तो हम एक थोड़ा हमको एक्सप्लेन कीजिए कि ये इसमें स्टेट लेजिस्लेचर को बिल्कुल पावरलेस कर दिया, कैसे? क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पार्लियामेंट लॉ बना के पार्लियामेंट मतलब ग्राम लेजिस्लेचर, सॉरी भाई, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के ग्राम सभा बना सकती है या नहीं, लेकिन मतलब उसको बनाना ही होगा क्योंकि अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। और क्लैरिफिकेशन चाहिए हमको। शाश्वत। सर इसमें जैसे लिख दिया गया है कि ग्राम सभा तो बनाना ही होगा, लेकिन जैसे अगर हम लोग दूसरा केस से कंपेयर करें तो जैसे इमीडिएट लेवल इन मतलब बीच वाले जो लेवल है उस पे चाहे स्टेट लेजिस्लेचर बनाए या ना बनाए, लेकिन ये जो ग्राम सभा है इसको बनाना पड़ेगा, वैसा लिख दिया अच्छा गया एक है। मिनट, ममता क्या बोल रही है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। अच्छा, ये लोग दोनों का माइक्रोफोन लगता है काम नहीं कर रहा है। शाश्वत कुछ बोल रहे क्या आप फिर से? अच्छा रुकिए, पता नहीं आवाज नहीं आया, हम बोल दे रहे हैं फिर। देखिए ग्राम सभा तो बोला ही बोला कि ग्राम, आवाज नहीं आ रहा ना। अच्छा, ग्राम सभा के बारे में तो बोला ही बोला, ये भी बोल दिया कि सारे वोटर्स इसमें होंगे। अब रास्ते खत्म हो गए कि उसमें कौन होगा। अगर ये बोलता है कि ग्राम सभा होगी, कौन डिसाइड करेगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड, ना ना, बोल दे ग्राम सभा वही होगी जो इसमें सारे के सारे मेंबर होंगे, उसी को ग्राम सभा बोल जाएगा। मतलब कंप्लीट डिफिनीशन दे दिया है, मतलब
कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं रखा है। अगला, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये भी कंपलसरी है, कंपलसरी ही है। चलिए एक्सेप्शन बताइए। एक्सेप्शन भी एक तरह का अच्छा चलिए एक्सेप्शन बताइए, पहले देखते हैं हम लोग। अनिमेश बोलिए। क्या सर? हाथ उठाए हुए हैं, आतुफा बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ, इंटरमीडिएट लेवल कंपलसरी तब नहीं होगा जब 20 लाख से 20 लाख या 20 लाख से कम पॉपुलेशन वाला वही जो जगह। होगा, यहीं पे एक मुद्दा जो है वॉलेंटरी भी छुपा हुआ है। एक तो कंपलसरी है, 20 लाख से ऊपर हुआ, बने 3 लेयर कंपलसरी। अगर 20 लाख से कम है आप तो वॉलेंटरी हो गया कि एक लेयर को छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कंपलसरी में तीनों लेयर पे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, ठीक। चेयरपर्सन जो होगा 2 लेयर का, ऊपर का 2 लेयर का, वहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, इफ्स एंड बट्स नहीं है, ठीक। अगर चेयरपर्सन का इलेक्शन कहीं पर डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, चाहे जैसे भी हो, बट उसको वोटिंग राइट्स होंगे, ठीक। इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम 21 साल होना चाहिए, कंपल्सरी प्रोविजन है। रिजर्वेशन ऑफ सीट SC ST के लिए दैट इज कंपल्सरी। मेंबर्स के लिए भी, चेयरपर्सन के लिए भी दैट इज कंपल्सरी। रिजर्वेशन ऑफ सीट टू 1/3, एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स टू women, दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी। 5 साल कंपल्सरी। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा कंपल्सरी, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा कंपल्सरी। ये सारे के सारे प्रोविजन जो है ये कंपल्सरी प्रोविजन है। आगे बढ़े, अब आते हैं हम लोग वॉलंटरी। तो ग्राम सभा को क्या पावर होंगे, ग्राम सभा होगी, कैसी होगी, ये कंपल्सरी है, बट उसको पावर क्या होंगे, दैट इज वॉलंटरी। और मजेदार बात है कि मैक्सिमम जो स्टेट्स है ग्राम सभा को कोई पावर नहीं दी है, तो दे सकती है पावर। और पेशा का जैसे हम लोग बात करेंगे तो उसमें ग्राम सभा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ग्राम सभा का वोटिंग को छोड़ करके और कोई काम जनरली सरकारें दी नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विलेज पंचायत का चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है, तो दैट इज वॉलंटरी। अब है कि वो जो ये है MP है, MLA है, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक। तो वो जो होगा वो भी हो जाएगा हमारा वॉलंटरी। ये दोनों पॉइंट कवर कर दिए, आगे चलते हैं। ये तीनों पॉइंट कवर हो गया। जो भी रिप्रेजेंटेशन देना है, और रिप्रेजेंटेशन देना कहने का मतलब है कि जैसे रोटेशन वाइज में देना है कि यहाँ का चेयरपर्सन जो होगा वो वीमेन होगी, यहाँ के का SC होगा, ST होगा, ये सारे के सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। वो बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो प्रोविजन है दैट इज वॉलंटरी। बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है प्रोविजन। पंचायत को क्या क्या टैक्स कलेक्ट करने देंगे, क्या क्या पावर देंगे, ये सारे वॉलंटरी है। वो डिसाइड करती है कि क्या क्या टैक्स कलेक्ट करने का पावर दे दे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, ये सारी की सारी बातें जो है वो वॉलंटरी है। ये यहां तक में वो पढ़ लीजिएगा, ये एक जैसा ही है यहां तक। ग्रांट इन एड कितना देना है, वॉलंटरी है। और फंड बनाना कि पंचायतों के लिए फंड बना दे जिससे पैसा जाएगा और निकलेगा, दैट इज वॉलंटरी। ये तो पढ़ के आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ये रिवीजन पर्पस से इसको हम रखे हैं, उड़ा भी देते तो आप कर सकते थे काम, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा कि क्या क्या प्रोविजन वॉलंटरी और क्या क्या कंपलसरी है। तो हम लोग यहीं तक पहुंच पाए। अगला दिन हम लोग पेशा पढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं फिर। तो अच्छा, क्लास जो है वो कल हम नहीं ले रहे क्लास। कल ममता क्लास लेगी, हो सकता है 2 क्लास ले। सुबह में तो वो झारखंड ले ही रही है, शाम में तक करंट अफेयर्स ले ले। परसों हम लेंगे क्लास, तो हम यही चीज पढ़ाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि ट्यूसडे। वेडनेसडे को हम करंट अफेयर्स लेंगे, थर्सडे को फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे, और फ्राइडे को फिर करंट अफेयर्स लेंगे। ये अभी का मेरा शेड्यूल है, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो। और फिर सैटरडे जैसे होता छुट्टी रहेगा, और फिर संडे को टेस्ट होगा। तो कल मेरा क्लास नहीं है,
कल आप लोग का, लेकिन हो सकता है 2 क्लास हो, वो तो आप लोग को नोटिस चल जाएगा। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? कल से झारखंड वाला स्टार्ट हो रहा है सर। हाँ, झारखंड शुरू होगा कल सुबह में 11 बजे या 12 बजे, जब भी होगा। पूजा बोलिए। सर पावर देना अगर विधान सभा का ये है तो सर वो पावरलेस भी कर सकती है क्या पंचायत को? पावरलेस करेगी तो इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इतना तो पक्का बात है। अब बनाने के बाद काम नहीं देगी तो बनाएगी कैसे? ऐसे तो ऐसे देखा जाए तो पावरलेस उस हिसाब से कर सकती है कि बना करके छोड़ दे, लेकिन ये प्रैक्टिकली मतलब उसके लिए बोला जाएगा ना कि अनटेनेबल हो जाएगा, क्या बनाए ही क्यों जब पावर नहीं देना था। तो बनाएगी तो कुछ ना कुछ तो देगी। हाँ, कर सकती है ये। हम आपका अगर बात बोले तो जो पावर दी है उसको स्नैच अवे कर सकती है, कुछ कुछ दी है तो उसमें से कुछ को निकाल ली ताकि एकदम उसका टूथलेस हो जाए। जैसे ग्राम सभा का जैसे हम बात बोले, उसको पावर ही नहीं दिया, वोटर है तो है, उनको कोई पावर नहीं है। ग्राम पंचायत से पावर देना शुरू होता है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो क्लोज करते हैं। आप लोग पढ़िए, झारखंड पढ़िए और करंट अफेयर्स पढ़िए। अभी क्लोज कर रहे क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।